हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे स्टील स्ट्रक्चर का। इस वीडियो में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 200 कॉन्सेप्ट्स जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उसको मैं यहाँ टू द पॉइंट डिस्कस करूँगी और क्विकली आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिकॉल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, डिज़ाइन ऑफ अ स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है। जब भी हम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को ताकि वो फॉलो करे कोडल रिकमेंडेशन को पूरे उसके डिज़ाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर तक, ताकि वो बियर कर पाए लोड और मोमेंट्स जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, राइट। हम जब भी डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को तो हम कोडल रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं ताकि वो लोड्स को बियर कर पाए। नाउ जो भी स्ट्रक्चर आयरन के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, वो उसमें कोरोजन और रस्ट लगने के चांसेस होते हैं, जंग लगने के लिए, इसीलिए उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है आयरन के स्ट्रक्चर्स का। नाउ स्टील स्ट्रक्चर, बेसिकली स्टील जो है वो एलॉय होता है आयरन का ही, इसीलिए हम थोड़ा डिस्कशन आयरन का भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरन। हमारे आयरन कितने टाइप्स के होते हैं। आयरन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। हमारा कार्बन कंटेंट कितना है उस अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन होते हैं। पहला है हमारा पिग आयरन। ये एक इमीडिएट प्रोडक्ट होता है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर का। जब भी हम आयरन ओर को स्मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, जब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है वो कहलाता है पिग आयरन। जनरली इसका जो कार्बन कंटेंट है वो 3.5% टू 4.5% होता है और इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो ये जो आयरन होता है ये एक इम्प्योर फॉर्म होता है आयरन का। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाएगा तो इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी आयरन की। नेक्स्ट, अगर अब हम इस कार्बन कंटेंट को थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, मीन्स 2 to 4% कर देंगे, तो जो हमारा आयरन होगा वो कहलाएगा हमारा कास्ट आयरन, जिसका कार्बन कंटेंट 2 to 4% होता है। नेक्स्ट है हमारा व्रॉट आयरन। इसमें कार्बन कंटेंट और कम होता है, मतलब कि लेस देन 0.1%। कार्बन कंटेंट कम है, मतलब ये प्यूरेस्ट फॉर्म हो जाएगा आयरन का। नेक्स्ट हमारा स्टील। स्टील क्या होता है, ये बेसिकली हमारा प्लेन कार्बन स्टील होता है जिसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.1 to 1.1% के रेंज में होता है स्टील में। नाउ हमारा स्टील किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। पिग आयरन में जो कार्बन कंटेंट है वो 3.5 to 4.5% होता है, कास्ट आयरन में 2 to 4%, ब्रॉट आयरन में लेस देन 0.1%। जो हमारा स्टील है वो इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है, यानी कि 0.1 to 1.1%, जो कि इनके बीच में आता है। नाउ स्टील कैसे ऑब्टेन होता है। स्टील हमारा एक एलॉय है जिसका मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, आयरन प्लस कार्बन प्लस सम अमाउंट ऑफ सल्फर, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल हो सकता है, राइट। बेसिकली स्टील इज एन एलॉय। हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो बेसिक हमको आयरन के बारे में भी पता होना चाहिए, इसीलिए हम आयरन के बारे में भी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नाउ जो स्टील है हमारे वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील, सेकेंड है हमारा स्टेनलेस स्टील। जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है वो जनरली हम रेनफोर्समेंट के लिए यूज़ करते हैं। जो छड़ वगैरह होता है वो स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के टाइम यूज़ किया जाता है, वो हमारा स्ट्रक्चरल स्टील कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, माइल्ड स्टील Fe250। नाउ इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो लेस देन 0.25% होता है माइल्ड स्टील में। और HYSD बार्स किसको बोलते हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, ये हमारे Fe415 और Fe500 होता है। इसमें कार्बन कंटेंट 0.25% से ज़्यादा होता है। नाउ माइल्ड स्टील डक्टाइल ज़्यादा होता है कि HYSD बार्स। माइल्ड स्टील हमारा ज़्यादा डक्टाइल होता है क्योंकि इसका कार्बन कंटेंट कम होता है। कार्बन कंटेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डक्टिलिटी के, राइट। अगर कार्बन कंटेंट कम है तो डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि यहाँ पे माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द HYSD बार्स। नाउ अब कार्बन कंटेंट अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डक्टिलिटी का तो ब्रिटलनेस से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी एक दूसरे के लिए इन्वर्स होते हैं, राइट। ब्रिटलनेस मतलब कि ये मटेरियल डायरेक्ट फेल हो जाता है बिना किसी वार्निंग के, जैसे कि ग्लास हो गया। डक्टाइलिटी मतलब एक जो मटेरियल होता है वो ब्रेकिंग के पहले कुछ वार्निंग शो करता है, राइट, वो हमारा डक्टाइलिटी होता है। नाउ स्टेनलेस स्टील क्या होता है। स्टेनलेस स्टील में हमारा क्रोमियम होता है 18%, निकल होता है 8%,
सो निकल यूज़ किया जाता है प्रॉपर ब्लेंडिंग के लिए। अगर हमको ब्लेंडिंग करनी है तो हम निकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील में हमारा जो क्रोमियम है वो 10.5% से लेस नहीं होना चाहिए, राइट। स्पेसिफाइड हमारा 18% है, लेकिन इसके जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 10.5% है, इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे स्टील जो है वो कितने तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सो हम कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग तो स्टील को क्लासीफाई कर सकते हैं, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी हम स्टील का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो पहले हम देख लेते हैं स्टील का क्लासिफिकेशन उसके कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे रेंज है 0.1 to 1.1%। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास 3 टाइप के स्टील है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। जब सबसे कम कार्बन होगा तो लो, मीडियम रेंज में कार्बन होगा तो मीडियम, हाई कार्बन कंटेंट होगा तो हाई कार्बन स्टील। नाउ लो कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट है वो 0.1 to 0.25% होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा माइल्ड स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में हमारा कार्बन कंटेंट होता है 0.25% to 0.6%। ये जनरली व्हील्स में यूज़ किया जाता है, जो आटा चक्की होती है उसमें ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.6 to 1.1% होता है। ये जनरली हैमर और पंचेस के लिए यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको कंसेप्ट्स ज़्यादा बताई हूँ मैं। सो इन कंसेप्ट्स को आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। सो इसीलिए इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्टील का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। सो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है उस अकॉर्डिंग हम स्टील को क्लासीफाई करते हैं। सो जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना आ रहा है। सो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 30 ppm, ppm को हम mg पर लीटर भी बोल सकते हैं, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। सो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 30 से कम होगा तो वो कहलाता है हमारा किल्ड स्टील। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम उससे थोड़ा ज़्यादा दे देंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 30 ppm to 150 ppm देंगे तो वो स्टील हमारा कहलाएगा सेमी किल्ड स्टील। नेक्स्ट हमारा होता है रिम्ड स्टील। सो इसमें जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 150 ppm और mg पर लीटर होता है। सो ये हो गया स्टील का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। नाउ जनरली हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किल्ड और सेमी किल्ड स्टील के बने होते हैं। सो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसमें इसी रेंज के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है जो कि डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा ग्रेड ऑफ स्टील क्या है। मीन्स ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट है ग्रेड ऑफ स्टील के। सो अगर स्टील कोई भी ग्रेड का हो लेकिन उसके प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2.2.4 इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील फॉर यूज एंड डिजाइन में बी टेकन एज। सो जो स्ट्रक्चरल स्टील को हम डिजाइन के लिए यूज करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है हमारा यूनिट मास ऑफ स्टील, यानी कि डेंसिटी। स्टील की डेंसिटी क्या होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको हम मेगा पास्कल भी बोलते हैं। पॉइसन रेशियो 0.3 अगर इलास्टिक रेंज है और प्लास्टिक रेंज है तो 0.5। नेक्स्ट हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील G = 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज मेगा पास्कल। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दैट इज अल्फा T = 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। सो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज में एक्सपेंशन होता है हमारा 12 × 10⁻⁶। नाउ जो हमारे रेनफोर्समेंट स्टील होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं अपने यील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। सो रेनफोर्सिंग स्टील इज गवर्न बाय यील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो अफेक्ट करता है चेंज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। सो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यील्ड स्ट्रेस चेंज होता है। So yield stress at T degree Celsius by yield stress at 20 degree Celsius is equals to 905 minus T, यानी कि टेम्परेचर by 905 which is less than 1। So ये जो करेक्शन है yield stress में वो तभी ऑब्जर्व किया जाता है जब टेम्परेचर हमारा 215 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर टेम्परेचर 215 डिग्री से कम है तो ये करेक्शन yield stress में नहीं होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर 215 से ज़्यादा होगा तो ये करेक्शन हम यील्ड स्ट्रेस के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ के द्वारा, यानी कि FU।
नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन मेथड्स। सो हम डिज़ाइनिंग किस अकॉर्डिंग करते हैं, सो ये हमने आरसीसी में भी पढ़ा है। सो डिज़ाइन बेसिकली हमारे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, सेकेंड है अल्टीमेट लोड मेथड, थर्ड है लिमिट स्टेट मेथड। सो लिमिट स्टेट मेथड जो है वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड को मैंने अलग से भी एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो जो हमारा लिमिट स्टेट होता है डिज़ाइनिंग का वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा अल्टीमेट लिमिट स्टेट, सेकेंड है हमारा सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। सो ये कौन कौन सी कैटेगरीज को फॉलो करता है अल्टीमेट लिमिट स्टेट। सो इसमें आता है स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग, स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्वे, स्ट्रेंथ, ब्रिटल फ्रैक्चर, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। सो ये इसके अंडर आएंगे। सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या आएगा, जनरली डिफ्लेक्शन, हमारा डैमेज, वो सब सर्विसिबिलिटी में आता है। सो कोरोशन एंड फायर, वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन एंड डिफॉर्मेशन, रिपेयर डैमेज ड्यू टू फटीग, क्रैकिंग, ये सब सर्विसिबिलिटी के लिमिट स्टेट है। नाउ यहाँ हम रिकॉल कर देते हैं, क्विक रिकॉल, वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में इसमें जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं उसका कोई भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है। सो ये एक जनरली डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, राइट। इकोनॉमिकल भी नहीं होता है ये, और इसमें हम जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं वो हैवी वेट होते हैं। लेकिन जो हमारा लिमिट स्टेट मेथड है इसका एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, ये एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ये इकोनॉमिक भी होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओवरवेट नहीं होता, मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही वेट का होता है। नाउ जो लिमिट स्टेट है इसमें हमारी 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ की जाती है, पहली मटेरियल के लिए, सेकेंड लोड के लिए। सो जो मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक लोड बाय गामा एम, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट लोड के लिए क्या यूज़ की जाती है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू गामा एफ। नाउ अकॉर्डिंग टू आईएस कोड रिकमेंडेशन जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो मटेरियल स्ट्रेंथ की वो क्या होती है। सो अगर रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल की 1.1 होती है। अगर रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर टू बकलिंग है तो 1.1 होती है, और रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस है तो 1.25 होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। और कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 3 होती है, और स्टील की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो 1.5 होती है। अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है 1.5 और स्टील की होती है 1.15। ये है हमारा कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ये है स्टील की, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ये लिमिट स्टेट मेथड में, और स्टील की वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 1.5 और लिमिट स्टेट मेथड में 1.15। सो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सेक्शन। सो सेक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा रोल्ड सेक्शन, सेकेंड होता है हमारा बिल्टअप सेक्शन। सो रोल्ड सेक्शन कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे रोलिंग इसका रूट रेडियस होता है, जो रेडियस है वो रोल्ड होता है। सो ये कहलाता है रूट रेडियस R1, ये भी कहलाता है R1। सो इस तरह का हमारा सेक्शन है, यहाँ पे D हमारा ओवरऑल डेप्थ है, और ये विड्थ ऑफ फ्लेंज है BF, और TF जो है वो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, और ये हमारा थिकनेस ऑफ वेब है, ये हमारा वेब होता है, ये रूट रेडियस है। सो जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, मींस जब हम ओवरऑल डेप्थ में से, ये हमारा ओवरऑल डेप्थ में से थिकनेस ऑफ फ्लेंज को माइनस करेंगे और रूट रेडियस को माइनस कर देंगे, तो जो हमारी डेप्थ आएगी इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारी स्मॉल d होती है, जो कि किसके इक्वल होती है, ओवरऑल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट रेडियस। नाउ ये हमारा रोल्ड सेक्शन हो गया। नाउ बिल्टअप सेक्शन हमारे कैसे होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारा बिल्टअप। सो इसमें क्या होता है, फ्लेंज अलग होता है, देन वेब है ये हमारा, और यहाँ ये जनरली रोलिंग नहीं होती, और ये नेक्स्ट हमारा फ्लेंज पोर्शन होता है। नाउ सिंस ये हमारा रोल्ड सेक्शन है तो यहाँ पे एक स्लोप क्रिएट होता है। सो ये स्लोप होता है रोल्ड सेक्शन का 16/2/3%। सो जब भी हम सेक्शन को अलग अलग लेंगे, फ्लेंज को, वेब को और फ्लेंज को, और जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा हमारा बिल्टअप सेक्शन। सो यहाँ पे एक साथ होता है फ्लेंज और वेब।
नाउ जो हमारे रोल्ड सेक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? सो जनरली ये 5 टाइप्स के होते हैं। ISLB दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन। सेकेंड ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम सेक्शन। ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन। ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम सेक्शन। लास्ट इज ISJB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शन। नेक्स्ट हमारा नेमिंग है रोल्ड स्टील टी सेक्शन का। सो ये जनरली 3 टाइप्स के हैं। ISLT दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन। सेकेंड ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन। थर्ड ISHT दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन। नेक्स्ट हमारे स्टील के चैनल सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? सो फर्स्ट है हमारा ISLC दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन। सेकेंड ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन। नेक्स्ट ISSC इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। नेक्स्ट ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन। नाउ हमारे रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला है इक्वल एंगल सेक्शन, सेकेंड है अनइक्वल एंगल सेक्शन, थर्ड होता है बल्ब एंगल सेक्शन। सो इक्वल एंगल सेक्शन में क्या होता है? ये दोनों साइड हमारा इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये हमारा थिकनेस होता है। अनइक्वल एंगल सेक्शन में क्या होता है? ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये अलग होती है, मीन्स ये वेरी करती है, ये लेंथ और ये लेंथ, और ये थिकनेस होता है। नेक्स्ट हमारा बल्ब एंगल सेक्शन। सो एंगल सेक्शन में क्या होता है? एंड्स में जो है बल्ब लगा होता है इस तरीके से एंगल सेक्शन में, एंड्स में, ये कहलाता है हमारा बल्ब एंगल सेक्शन। सो ये जनरली यूज़ किया जाता है शिप बिल्डिंग। सो इन जनरली जो इक्वल एंगल सेक्शन है ये कंप्रेशन मेंबर्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, और अनइक्वल एंगल सेक्शन जो है वो टेंशन मेंबर्स में जनरली यूज़ किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा टेबल है परमिसिबल स्ट्रेसेस का। सो अगर स्ट्रेस डिफरेंट होंगे तो जो हमारे परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उस अकॉर्डिंग वेरी करती है। सो ये बात डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। अगर एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है सो उसका जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 0.6 ऑफ FY होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी? 1.67। सो जनरली ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कैसे आती है? सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है FY बाय F परमिसिबल, राइट, परमिसिबल स्ट्रेसेस। सो FY बाय F परमिसिबल यानी कि 0.6 ऑफ FY। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगी 1.67। सो इस तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम फाइंड कर सकते हैं। सो डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछता है और परमिसिबल स्ट्रेसेस भी पूछ लेता है। सो अगर टेंशन है तो 0.6 FY, अगर कंप्रेशन है मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस तो वो भी 0.6 ऑफ FY होता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम हो गई 1.67। अगर बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस है, बेंडिंग के केस में मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग के केस में क्या होगा? 0.66 ऑफ FY। सो 0.66 ऑफ FY होता है बेंडिंग के केस में, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाती है 1.515, तो ये हो जाएगी 1.515। सो एवरेज शियर स्ट्रेस के केस में जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो 0.4 FY होता है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के केस में होता है 0.45 ऑफ FY। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस अकॉर्डिंग आ जाएगी 2.5 एवरेज शियर स्ट्रेस के केस में, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाती है 2.22। और बियरिंग स्ट्रेस है तो परमिसिबल स्ट्रेस है हमारा 0.7 ऑफ FY, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.33 आती है। नेक्स्ट अगर स्ट्रेस हमारा स्लैब बेस में देखेंगे तो परमिसिबल स्ट्रेस होता है 185। सो स्लैब बेस एक ओनली ऐसा स्ट्रक्चर है जो यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता है, सो इसका स्ट्रेस आ जाता है 185। सो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम ऐसे याद कर सकते हो, टेंशन के केस में एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन के केस में होता है 0.6 ऑफ FY, और बेंडिंग के केस में होता है 0.66 ऑफ FY, टेंशन और कंप्रेशन दोनों में। और शियर स्ट्रेस जो होता है एवरेज शियर स्ट्रेस वो 0.4 ऑफ FY, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है 0.45 ऑफ FY, और बियरिंग स्ट्रेस होता है हमारा 0.75 ऑफ FY, और स्ट्रेस इन स्लैब बेस होता है हमारा 185। ये परमिसिबल स्ट्रेसेस हो गए। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस अकॉर्डिंग आ जाएगी जो कि होती है FY बाय F ऑफ परमिसिबल, FY ऑफ परमिसिबल, ये आती है हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो उस अकॉर्डिंग ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा कनेक्शंस। सो कनेक्शंस जो है वो जनरली IS कोड में सेक्शन 10 में गिवन है।
सो इसको हम यहाँ पे अभी देखेंगे। सो कनेक्शन हमारे यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है सिंपल कनेक्शन, जिसको हम फ्लेक्सिबल कनेक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा सेमी रिजिड कनेक्शन। थर्ड होता है रिजिड कनेक्शन। सो जो सिंपल कनेक्शन होता है वो फुल रिलेटिव मूवमेंट शो करता है, मीन्स ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू वन पॉइंट ये मूवमेंट इसमें शो किया जाता है, मीन्स इसमें रिस्ट्रेंट कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपका पिन कनेक्शन होता है, पिन जॉइंट होता है इस तरीके से। सो अगर हम यहाँ लोड लगाएंगे तो यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन शो करेगा, इस तरीके से ये डिफॉर्म हो जाएगा। सो इसमें कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं है, रुकावट नहीं है। सो दैट इज सिंपल कनेक्शन। इसको हम फ्लेक्सिबल कनेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमी रिजिड कनेक्शन। सो सेमी रिजिड, जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, इसमें पार्शियल रिलेटिव मूवमेंट होता है। सो पार्शियल रिस्ट्रेंट होगा। सो मूवमेंट पार्शियल है तो रुकावट भी पार्शियल होगी, राइट। सो पार्शियल रिस्ट्रेंट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे अगर हम लोड लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे भी थोड़ा सा होगा, इस मेंबर में भी होगा और इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। सो यहाँ पे थीटा एंगल का होगा, यहाँ पे थीटा डैश का होगा। सो यहाँ पे जो थीटा डैश है वो बड़ा होगा थीटा से। सो इसमें क्या होता है, थोड़ा मूवमेंट यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो पार्शियल रिलेटिव मूवमेंट होगा। सो इस वजह से पार्शियल रिस्ट्रेंट है, ये फुल तरीके से रिस्ट्रेंट नहीं है, पूरी रुकावट नहीं है, इसमें थोड़ी सी है। सो जनरली ये लोड को ज़्यादा बियर कर पाते हैं, सेमी रिजिड कनेक्शन। सो इसीलिए इन जनरल जो हमारे हर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेमी रिजिड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजिड कनेक्शन। सो यू कैन से फ्रॉम द नेम रिजिड, कोई भी मूवमेंट नहीं है। सो नो रिलेटिव मूवमेंट, मतलब कि मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मतलब क्या हो गया, ये फुल रिस्ट्रेंट है, इसमें पूरी रुकावट है, फुल रिस्ट्रेंट है ये। सो रिलेटिव मतलब क्या हो गया, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मूवमेंट। सो यहाँ पे अगर हम लोड लगाए तो यहाँ पे इसका क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या यहाँ हमने लोड लगाया तो इसका क्या मूवमेंट है। सो इस तरीके से रिलेटिवली हम चेक करते हैं मूवमेंट कैसा है। सो उस अकॉर्डिंग ये कनेक्शन का क्लासिफिकेशन है। सो रिजिड कनेक्शन कैसा होता है, बेसिकली ये अगर आपका एक मेंबर हुआ, यहाँ पे आपका एक पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे अगर हमने लोड लगाया, सो ये इस तरीके से डिफॉर्म्ड हुआ, तो ये भी इस तरीके से डिफॉर्म्ड होगा, ये भी मीन्स जो एंगल यहाँ फॉर्म्ड हुआ थीटा, वही सेम एंगल यहाँ फॉर्म्ड होगा इस तरीके से थीटा। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पे पहले देखेंगे तो ये एंगल था, तो नेक्स्ट जब डिस्प्लेसमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, उसमें लोड अप्लाई किया गया, तो भी जो एंगल है हमारा वो सेम रहेगा, इस तरीके से सेम वही होगा, तो रिलेटिवली कोई मूवमेंट नहीं होगा। सो ये पूरी तरीके से रिस्ट्रेंट है। सो एंगल जो है फर्स्टली भी सेम रहेगा, सेकेंड टाइम भी सेम रहेगा, मीन्स फर्स्ट टाइम जो एंगल रहेगा वही सेकेंड टाइम रहेगा, तो रिलेटिवली कोई मूवमेंट नहीं हो पाया है। सो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हर एक कनेक्शन हमारा रिजिड हो, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ इसमें अचीव नहीं हो पाती है ज़्यादा अच्छे से। सो बेसिकली थोड़ा बहुत मूवमेंट होना चाहिए, अगर मूवमेंट थोड़ा बहुत होगा तो हम लोड को ज़्यादा कैरी करवा पाते हैं। सो जनरली जो यहाँ पे कनेक्शंस यूज़ किए जाते हैं वो सेमी रिजिड कनेक्शंस होते हैं, रिजिड कनेक्शंस को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हमारे कनेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। सो कनेक्शंस जो हैं उसको हम कनेक्टर्स और फास्टनर्स बोलते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा रिवेटेड कनेक्शन, सेकेंड है बोल्टेड कनेक्शंस, थर्ड है वेल्डेड कनेक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिवेट। रिवेट क्या होता है, ये एक परमानेंट मैकेनिकल कनेक्शन है, कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जनरली माइल्ड स्टील का बना होता है, बट इसको हम स्टेनलेस स्टील का भी बना सकते हैं। और बेसिकली इसका कंपोजिशन क्या होता है, कार्बन कंटेंट 0.23%, सल्फर कंटेंट 0.05% और फॉस्फोरस कंटेंट होता है 0.05%। सो ये इसका हेड होता है, ये शैंक होता है, ये टेल होता है। सो रिवेट्स जो होते हैं वो जनरली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके शैंक डायामीटर के अकॉर्डिंग। सो अगर ये शैंक डायामीटर हमको पता है तो ये जो इसका हेड है ये 1.6D होता है, और ये जो डेप्थ होती है हेड की वो 0.7D होती है। नाउ सो डायमीटर के अकॉर्डिंग हम शैंक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्कशॉप रिवेटिंग और फील्ड रिवेटिंग।
सो वर्कशॉप यानी कि वर्कशॉप में हम रिवेट को जब लगाते हैं, और फील्ड रिवेटिंग यानी कि फील्ड में जब हम रिवेट्स को लगाएंगे। सो वर्कशॉप में क्या होता है, आइडियल कंडीशन होती है, बेस्ट एटमॉस्फेयर होता है। सो इसीलिए वहाँ पे जो स्ट्रेसेस होते हैं वो जनरली आइडियल होते हैं। बट जब हम फील्ड में जब एग्जैक्ट हम रिवेटिंग करते हैं तो मेनी फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं, मीन्स चेंज होने लगते हैं कई फैक्टर्स। सो उस वजह से जो स्ट्रेसेस हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं 10%। सो इन केस ऑफ फील्ड रिवेटिंग स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय 10%, क्योंकि फील्ड में कई सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। सो वर्कशॉप रिवेटिंग जो है वो ज़्यादा बेटर होती है जो वर्कशॉप में हम करेंगे एज कम्पेयर टू द फील्ड, क्योंकि फील्ड में अगर हम रिवेटिंग करेंगे सो टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सो वर्कशॉप में वो ज़्यादा स्ट्रेसेस को ले सकता है और फील्ड में वो कम स्ट्रेसेस को ले पाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉट ड्रिवेन एंड कोल्ड ड्रिवेन रिवेट्स। सो बेसिकली हॉट ड्रिवेन रिवेट्स और कोल्ड ड्रिवेन रिवेट्स क्या होते हैं। सो जब भी हम रिवेट को गर्म करके प्लेस करेंगे प्लेट्स के अंदर, मीन्स अगर 2 प्लेट है हमारे पास और इनको हमको ज्वाइन करना है, सो यहाँ पे हम फर्स्टली तो होल करेंगे, देन रिवेट को यहाँ प्लेस करेंगे। ये हमारा रिवेट हो गया। सो रिवेट को यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। सो जब भी हम इसको हीट करके प्लेस करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट में, जिस भी मटेरियल का ये रिवेट होगा तो उसको सबसे पहले हम अगर उसको प्री हीट करके, हीट करने के बाद क्या होगा, वो जल्दी प्लेस हो जाएगा, जल्दी यहाँ पे अंदर चला जाएगा। सो प्री हीटिंग जब हम उसको करेंगे उसके 2/3 ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट में, देन उसको प्लेस करेंगे तो वो कहलाता है हमारा हॉट ड्रिवेन रिवेट। सो जनरली इसको हम हॉट करके प्लेस करते हैं तो जो ये पकड़ होती है, मीन्स जो क्लैंपिंग फोर्स होता है ये मजबूत हो जाता है, राइट, और जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। सो यहाँ पे क्लैंपिंग फोर्स जो है, मीन्स जो पकड़ रहेगी दोनों प्लेट्स की वो ज़्यादा हो जाएगी और जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट, एज कम्पेयर टू द कोल्ड ड्रिवेन रिवेट। नाउ कोल्ड रिवेन रिवेट में क्या होता है, प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीन्स हम ये रिवेट को डायरेक्ट उठाते हैं और प्लेस कर देते हैं। सो हम ये रिवेट को कब प्लेस कर सकते हैं, जब इसका डायमीटर छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा तो हम उसको हैमर से प्लेस नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए कोल्ड रिवेन रिवेट में जो डायमीटर है वो लेस देन 10 mm होना चाहिए, और हॉट रिवेन में ये डायमीटर ग्रेटर देन 10 mm हो सकता है। नेक्स्ट, सो इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है कोल्ड रिवेन में, और जो क्लैंपिंग फोर्स है हमारा वो कम होता है, क्योंकि इसमें हमने गर्म नहीं किया तो क्लैंपिंग जो पकड़ है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू द हॉट ड्रिवेन रिवेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर ड्रिवेन एंड हैंड ड्रिवेन रिवेट। सो पावर ड्रिवेन, सो पावर के द्वारा, मशीन के द्वारा हम रिवेट को लगाएंगे, और एक है हमारा हैंड ड्रिवेन, मतलब हाथ से लगाएंगे। तो ज़्यादा बेटर कौन सा होगा, पावर ड्रिवेन रिवेट, ऑफकोर्स सी बात है। सो इसीलिए जब हम स्ट्रेसेस देते हैं हैंड ड्रिवेन रिवेट में, हैंड ड्रिवेन रिवेट मीन्स हाथ के द्वारा जो रिवेट लगाए गए हैं उसमें हम स्ट्रेसेस कम अप्लाई करते हैं। सो वो स्ट्रेसेस को हम रिड्यूस कर देते हैं 20% तक, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेसेस को झेल नहीं पाएगा। इसीलिए इन केस ऑफ हैंड ड्रिवेन रिवेटिंग स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाय 20%। सो बेसिकली रिवेट्स कनेक्शन के हमारे कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हुए, रिवेट्स जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इसका इंस्पेक्शन इजी होता है, चीप होता है, और जब भी अगर कोई जॉइंट रिवेट के द्वारा रिवेटिंग किया गया है तो उसका अगर हम डिसमेंटलिंग करते हैं तो जो डैमेज होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू द वेल्डेड कनेक्शन, राइट। और जनरली रिवेटेड कनेक्शन वहाँ ज़्यादा सुटेबल होते हैं जहाँ वाइब्रेशंस का हमको डैम्पनिंग करनी होती है, मीन्स कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वाइब्रेशंस ज़्यादा आ रहा है, अगर उसको हमको डैम्पनिंग करनी है तो हम रिवेट्स का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए। ऑल्सो इट सफ़र फ्रॉम सम डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो जनरली जब भी हम रिवेट लगाते हैं तो जो मेन प्लेट है वहाँ पे हम होल करते हैं, सो इस वजह से जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है मेन प्लेट की बिकॉज ऑफ रिवेट। जब हम रिवेट लगाते हैं तो होल्स का क्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है, सो रिवेट जो है वो एक परमानेंट कनेक्शन है, लेकिन इसका जो डिसमेंटलिंग है हम फ्रीक्वेंट नहीं कर सकते, और जो लेबर कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और जनरली नॉइस क्रिएशन जो है वो रिवेट कनेक्शन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेल्डेड कनेक्शन। और जनरली जो हम रिवेट्स लगाते हैं तो वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है हमारा डेड वेट वो बढ़ जाता है। रिवेट्स लगाए या हमारा स्ट्रक्चर है तो रिवेट्स ज़्यादा लगाए जाते हैं,
सो जेड वेट यहाँ पे बढ़ जाता है रिवेटिंग के केस में। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए और कुछ इसके डिसएडवांटेज हो गए। नेक्स्ट है हमारा बोल्टेड कनेक्शन। सो बोल्टेड कनेक्शन कैसे होता है, ये आपने देखा होगा, नट एंड बोल्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं, ये एक मेटालिक पिन होता है जिसका हेक्सागोनल या सर्कुलर हेड होता है, मीन्स ये थ्रेडेड पोर्शन होता है, ये शैंक होता है, और इस तरीके से यहाँ पे ये हेक्सागोनल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। सो इस तरीके से ये बोल्ट होता है हमारा। ये नट से हम इसको फिट करते हैं, इस तरीके से नट के द्वारा फिट होता है। सो ये हमारा थ्रेड पोर्शन हो गया, ये नट होता है, ये इसका हेड होता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ये रेडियस होता है, रूट रेडियस, ये शैंक होता है। ये हमारा थ्रेड लेंथ हो गया, जितने तक थ्रेडिंग की हुई है, और ये हमारी टोटल लेंथ हो गई। और ये हमारा शैंक डायमीटर होता है, ये हमारी ग्रिप लेंथ होती है। सो अगर हमको बोल्ट को प्रॉपरली प्लेस करना रहता है तो हम एक यहाँ पे वॉशर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो जनरली ये वॉशर जो है वो पतली एल्यूमिनियम की प्लेट्स होती हैं। सो जनरली इसको हम रबड़ का भी लगा सकते हैं ताकि एयर भी नहीं आ पाए। नेक्स्ट जो है हमारा बोल्ट बेसिकली कितने टाइप्स के हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स होता है। पहला है ब्लैक बोल्ट, सेकंड होता है टर्न्ड बोल्ट, इसको हम क्लोज क्लियरेंस बोल्ट भी बोलते हैं, और थर्ड कैटेगरी ऑफ बोल्ट होता है हमारा HSFG बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। सो ब्लैक बोल्ट कैसा टाइप का होता है, ये जनरली इस टाइप का होता है। इसमें थ्रेडेड पोर्शंस अच्छा बड़ा होता है। ये हमारी थ्रेड लेंथ हो गई, ये हमारी ग्रिप लेंथ हो गई, और ये हमारा बोल्टिंग हो गया इस तरीके से। सो ये एक टाइप का अनफिनिश्ड बोल्ट है। सो बेसिकली ये अनफिनिश्ड है, तो जनरली इसको हम डायनेमिक लोडिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये यूज़ किया जाता है ओनली एंड ओनली स्टैटिक लोडिंग के लिए, और इसमें जो डायमीटर है वो रेंज करती है 5 mm टू 36 mm। और नेक्स्ट हमारा टर्न बोल्ट, क्लोज क्लियरेंस बोल्ट। सो क्लोज क्लियरेंस में क्या होता है, ग्रिप लेंथ हमारी बहुत छोटी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो ग्रिप लेंथ होती है। सो ये छोटी होती है। ये थ्रेडिंग हो गई आपकी, नेक्स्ट थोड़ा सा ही आपका ग्रिप लेंथ हो जाएगी, सिर्फ इतनी सी, नेक्स्ट आपका यहाँ बोल्ट हो जाएगा इस तरीके से, राइट। सो ये हमारा कहलाता है क्लोज क्लियरेंस बोल्ट। सो इसकी जो ग्रिप लेंथ है वो स्मॉल होती है। इसमें जनरली हम थिन सेक्शंस को ही ज्वाइन कर सकते हैं, थिन सेक्शंस कैन बी ज्वाइंट। और ये एक टाइप का फिनिश्ड बोल्ट है। सो इसको हम डायनेमिक लोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक और इम्पैक्ट लोडिंग के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HSFG, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप। सो इसमें ये बोल्टिंग के द्वारा इसमें एक स्ट्रेंथ का भी एक पोर्शन होता है इस तरीके से एक, नेक्स्ट हमारा अलग से फिर एक पोर्शन होता है, नेक्स्ट हमारा अलग से फिर थ्रेडिंग होती है इस तरीके से। इसका मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। सो ये एक टाइप का फिनिश्ड बोल्ट है, और ये जो लोड को ट्रांसफ़र करता है जनरली वाया फ्रिक्शन ट्रांसफ़र करता है लोड को, और ये डायनेमिक लोडिंग और इम्पैक्ट लोडिंग को भी कैरी कर सकता है, और इसमें कोई भी स्लिपिंग नहीं होती। सो ये एक टाइप का नो स्लिप कनेक्शन है। सो इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बोल्ट कनेक्शंस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बोल्ट बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ लोड ट्रांसफ़र। लोड किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग बोल्ट का क्लासिफिकेशन होगा। फर्स्ट है बियरिंग टाइप बोल्ट, सेकेंड है फ्रिक्शन टाइप बोल्ट। सो बियरिंग टाइप बोल्ट में जो लोड ट्रांसफ़र होता है वाया बियरिंग एक्शन के थ्रू होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्लैक बोल्ट और टर्न बोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और फ्रिक्शन बोल्ट में क्या होता है, जो लोड ट्रांसफ़र होता है, जो फ्रिक्शन ग्रिप है उसके थ्रू होता है लोड ट्रांसफ़र, राइट। सो फ्रिक्शन टाइप बोल्ट हो जाएंगे हमारे HSFG बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट।
नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पिच। सो जब भी लोड अगर इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, सो ये हमारा टेंसाइल फोर्स है। सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन जो बोल्ट्स या रिवेट होता है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है वो कहलाता है हमारा पिच। सो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये होता है हमारा पिच, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। नाउ जब हम अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे, मींस इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे तो वो कहलाता है गेज डिस्टेंस, राइट। सो पिच इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट और बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, और गेज डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। फोर्स इस डायरेक्शन में है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस होगा वो हमारा गेज होता है। नेक्स्ट है हमारा एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। सो एंड डिस्टेंस ये E1 है, एज डिस्टेंस ये हमारा E2 है। सो ये हमारा आउटर मोस्ट रिवेट है और ये हमारा आउटर मोस्ट सरफेस है। सो जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द रिवेट के आउटर मोस्ट रिवेट से आउटर मोस्ट सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उस डायरेक्शन में, वो कहलाता है हमारा एंड डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आउटर मोस्ट रिवेट टू द आउटर मोस्ट सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये है हमारा एंड डिस्टेंस। और जब इसका अपोजिट देखेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर जब हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आउटर मोस्ट रिवेट टू द आउटर सरफेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये होता है हमारा एज डिस्टेंस। सो ये E2 जो है ये हमारा एज डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। सो कोडल रिकमेंडेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो IS कोड के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, उस अकॉर्डिंग हमको लेंथ लेनी पड़ती है। सो पिच लेंगे हम किस अकॉर्डिंग, सो ये स्पेसिफाइड है हमारा कोड में। सो मिनिमम पिच जो होती है वो होती है 2.5 टाइम्स ऑफ D। यहाँ पे D जो है वो नॉमिनल डायमीटर है। नाउ मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, अगर टेंशन का केस है तो मैक्सिमम पिच हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ दिस 16T और 200 mm, यानी कि यहाँ पे T जो है वो थिकनेस है थिनर प्लेट का, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टेंशन के केस में। और अगर कंप्रेशन है तो जो मैक्सिमम पिच है हमारी वो मिनिमम होनी चाहिए 12T और 200 mm, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम पिच। नाउ अब जो हम नॉमिनल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर की बात करते हैं वो क्या होती है। सो ये हमारा नॉमिनल डायमीटर है जिसको हम शैंक डायमीटर भी बोलते हैं। सो D0 है हमारा ग्रॉस डायमीटर और डायमीटर ऑफ होल। जनरली हम जब भी रिवेटिंग करेंगे या बोल्टिंग करेंगे तो जो हम होल बनाते हैं वो नॉमिनल डायमीटर से बड़ा बनाते हैं। सो कुछ हम क्लियरेंस देते हैं। सो वो क्लियरेंस हम किस बेसिस पे देते हैं, सो अगर रिवेट है हमारे पास जिसका डायमीटर यानी कि नॉमिनल डायमीटर 25 mm या उससे कम है तो हम क्लियरेंस देंगे 1.5 mm का, और अगर नॉमिनल डायमीटर 25 mm से ज़्यादा है तो हम क्लियरेंस 2 mm का देते हैं। सो जो ग्रॉस डायमीटर है हमारा, मतलब कि डायमीटर ऑफ होल D0 है, वो आ जाता है नॉमिनल डायमीटर प्लस क्लियरेंस के इक्वल। क्लियरेंस हम अप्लाई करते हैं उसके बाद ही हमारा ग्रॉस डायमीटर आता है। सो क्लियरेंस कैसे होगा, अगर नॉमिनल डायमीटर 25 mm या उससे कम है तो क्लियरेंस 1.5 mm का होगा, और अगर नॉमिनल डायमीटर 25 mm से ज़्यादा है तो क्लियरेंस 2 mm का दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगर स्टैगर्ड पिच और जिगजैग पिच है, मींस अगर हमारे बोल्ट्स इस तरीके से लगे गए हैं, मींस स्टैगर्ड फॉर्मेट में, मतलब जिगजैग तरीके से, इस तरीके से हमारे बोल्ट किए गए हैं। ये हमारा प्लेट है, सो इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। सो जिगजैग पोर्शन में जब भी बोल्टिंग की गई है तो ये कहलाता है हमारा स्टैगर्ड पिच और जिगजैग। सो इसमें क्या होता है, अगर गेज 75 mm से ज़्यादा नहीं है तो हमको पिच को इंक्रीज करना पड़ता है, और हम पिच को इंक्रीज कर सकते हैं। पिच कैन बी इंक्रीज्ड बाय 50%। सो इसमें हम पिच को इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारी मैक्सिमम पिच की वैल्यू हो जाएगी टेंशन और कंप्रेशन के केस में, स्टैगर्ड के कंसेप्ट में वो अलग हो जाएगी। सो मैक्सिमम पिच हो जाएगी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स ऑफ जो हमारा प्रीवियस अभी था। सो प्रीवियस अभी हमने देखा 16T और 200, 12T और 200 कंप्रेशन में, ये टेंशन में 16T और 200, कंप्रेशन में 12T और 200। सो इसको हम इंक्रीज कर देंगे 50% से, अगर गेज हमारा 75 mm से ज़्यादा नहीं है तो।
सो इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ दिस, सो ये आ जाएगा 24T और 300 mm मिनिमम ऑफ दिस। नाउ कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स ऑफ 12T और 200 mm। सो ये मिनिमम हो जाएगा इन दोनों की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 18T और 1.5 टाइम्स ऑफ 200, ये आ जाएगा 300 mm। सो ये कंप्रेशन के केस में आ जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोडल रिकमेंडेशन है, सो इस अकॉर्डिंग हमको पिचेस को अप्लाई करना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैकिंग रिवेट्स। सो टैकिंग रिवेट्स क्या होते हैं, ऐसे रिवेट्स जो कि दो सेक्शंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कहलाते हैं टैकिंग रिवेट्स। सो ये सिर्फ और सिर्फ कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो इसमें जो लोड का ट्रांसफ़र होता है वो नहीं होता। सो ये डिज़ाइन किए जाते हैं नॉट फॉर लोड बियरिंग, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये इस तरीके से अगर आपका एक एंगल सेक्शन है, सो अगर आपको एक और एंगल सेक्शन यहाँ पे ज्वाइन करना है तो उसको आप टैकिंग के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये बेसिकली लोड को बियर नहीं करते। सो इसमें क्या होता है, जो कोडल रिकमेंडेशन है हमारी मिनिमम पिच की वो तो सेम रहेगी, दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ डी। डी हमारा नॉमिनल डायमीटर होता है ये। नाउ मैक्सिमम पिच की हमारी रिकमेंडेशन है टैकिंग रिवेट के केस में। सो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला है अगर सेक्शंस एक्सपोज्ड नहीं है एनवायरनमेंट से, तो मीन्स हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो हम ज़्यादा स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर वो एक्सपोज्ड नहीं है एनवायरनमेंट के तो मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ऑफ 32T और 300 mm। सो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पिच। नाउ अगर सेक्शन एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट से तो हमारी पिच रिड्यूस हो जाएगी। सो मैक्सिमम पिच होती है हमारी मिनिमम ऑफ 16T और 200 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम पिच लाइन इन टेंशन इज 1000 mm। जब भी हम पिच लाइन की बात करेंगे टेंशन के केस में तो वो होती है 1000 mm और कंप्रेशन की केस में होती है 600 mm। नेक्स्ट हमारा रिकमेंडेशन है डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। सो डायमीटर हम कितना लेते हैं, सो अगर हमारे पास नॉमिनल डायमीटर गिवन है 12 to 14 mm तक का है तो उसमें हम क्लियरेंस देते हैं 1 mm का। अगर नॉमिनल डायमीटर 16 to 24 mm के बीच है तो क्लियरेंस 2 mm का दिया जाता है। और अगर ग्रेटर देन 24 mm का नॉमिनल डायमीटर है तो क्लियरेंस देंगे हम +3 mm का, राइट। सो जनरली हम बोल्ट्स का जब भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो जनरली हम इवन नंबर का प्रोवाइड करते हैं, राइट। जैसे 13, 15 का बोल्ट डायमीटर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम 14, 16 का, ये जनरली एक बेसिक है डिज़ाइनिंग के लिए। सो इस तरीके से हम डायमीटर ऑफ बोल्ट होल्स का ये क्लियरेंस है। सो ये रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू IS कोड। सो ये भी कई बार पूछा जाता है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। सो जब भी हम बोल्ट का ज्वाइनिंग करेंगे तो किस तरीके से बोल्ट्स ज्वाइन होते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। सो फर्स्ट है हमारा लैप जॉइंट, मीन्स एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रख देंगे तो ये हमारा कहलाता है लैप जॉइंट। इस तरीके से ये हमारा एक प्लेट है, नेक्स्ट हम उसके ऊपर दूसरी प्लेट को प्लेस कर देंगे, ये लैप जॉइंट हो गया और इस तरीके से हम इसको ज्वाइनिंग कर लेंगे, राइट। सो जनरली क्या हो गया, जब एक के ऊपर हम प्लेस करते हैं तो इसमें एसेंट्रिसिटी होती है। सो उस वजह से एसेंट्रिसिटी की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो भी इंड्यूस्ड हो जाते हैं। सो स्ट्रेसेस भी यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाते हैं। सो इसमें हम एसेंट्रिसिटी को देख सकते हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ज्वाइंट होता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हमारे आपके पास 2 मेन प्लेट है। सो इसके ऊपर हम एक कवर प्लेट को प्लेस कर देंगे इन दोनों के ऊपर और इसको ज्वाइन कर लेंगे। सो ये कहलाता है एक सिंगल कवर प्लेट्स के द्वारा। सो ये कहलाता है हमारा सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं वाया रिवेट या बोल्ट के थ्रू। सो एक ही कवर प्लेट प्रोवाइड की गई है इसीलिए सिंगल कवर बट ज्वाइंट है। सो इसमें क्या होता है, जनरली एसेंट्रिसिटी कम आती है एज कम्पेयर टू द लैप जॉइंट। सो इसीलिए ये इससे बेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू द लैप जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा डबल कवर बट ज्वाइंट। सो ये 2 प्लेट आपकी कनेक्टेड है, राइट। ये हमारी मेन प्लेट। सो जब हम 2 कवर का यूज़ करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, फिर देन इसको बोल्ट और रिवेट्स के द्वारा ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ये हमारी कवर प्लेट है। सो ये कहलाती है डबल कवर बट ज्वाइंट। सो इसमें क्या होता है, एसेंट्रिसिटी नहीं होती, राइट। सो एसेंट्रिसिटी ऑब्जर्व्ड इज 0 हियर। सो ये सबसे ज़्यादा बेटर है देन ये। और एसेंट्रिसिटी कैसे आती है, जैसे कि ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है,
ये इस प्लेट का लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स। सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी। सो यहाँ से इस तरीके से एसेंट्रिसिटी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेलियर ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस। सो फेलियर ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, किस किस वजह से बोल्ट कनेक्शन फेल हो सकते हैं। पहला है शेयर फेलियर, सेकेंड है बियरिंग फेलियर, थर्ड है टेंशन फेलियर, फोर्थ है ब्लॉक शेयर फेलियर। सो शेयर फेलियर क्या होगा, जब भी शेयर के वजह से, मीन्स जो हमारे बोल्ट हैं इस तरीके से अगर लगे गए हैं, शेयर यहाँ पे अगर शेयरिंग में फोर्स ज़्यादा आ जाएगा तो ये शेयर फेलियर हो जाएगा। सो ये पहला केस हो गया। बेयरिंग फेलियर यानी कि अगर ग्रेड ऑफ बोल्ट, लोअर ग्रेड ऑफ बोल्ट है, ग्रेड अगर बोल्ट का कमज़ोर है तब वो फेल हो सकता है, तो वो कहलाता है बेयरिंग फेलियर। नेक्स्ट है टेंशन फेलियर। सो अगर टेंशन फोर्सेस ज़्यादा लगेंगे बोल्ट के ऊपर तो भी बोल्ट फेल हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लॉक शेयर फेलियर। सो जब भी हमारे जो बोल्ट लगे रहते हैं सो उसमें एक तरीके से ये फोर्स फेल हो सकता है, ये टेंसाइल, और इस तरीके से यहाँ पे भी ये फेल हो सकता है, तो ये ओवरऑल पूरा ब्लॉक फेल हो सकता है। सो जब भी ब्लॉक की वजह से फेलियर होगा बोल्ट कनेक्शन में सो वो कहलाता है ब्लॉक शेयर फेलियर। सो इन तरीके से बोल्ट कनेक्शन का फेलियर हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोल्ट। सो हम बोल्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेड ऑफ बोल्ट, राइट। अगर मान लो अगर ग्रेड हमारे पास गिवन है 5.2 का बोल्ट है, सो उसकी यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होगी। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आती है, जो हमारे फर्स्ट डिजिट होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगी 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये होती है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। नाउ अगर हमको यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट देखनी है तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड डिजिट होता है डेसिमल के बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की वैल्यू से, मीन्स 0.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो ये आ जाएगा हमारा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये आ जाएगी हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और ये आ जाएगी हमारी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्रेड ऑफ बोल्ट का। सो ये हमारी शेयरिंग प्लेन और ये है हमारी टेंशन प्लेन। सो जब ये दोनों के वजह से किसी ब्लॉक का फेलियर होगा तो वो कहलाता है ब्लॉक शेयर फेलियर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सो बोल्ट की स्ट्रेंथ को हम कैसे फाइंड करते हैं। सो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी कि VDB वो किसके इक्वल होता है, मिनिमम ऑफ डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सो मिनिमम वैल्यू होती है हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सो जो भी मिनिमम वैल्यू होती है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट की, VDSB और VDPB बियरिंग की मिनिमम वैल्यू, ये इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDB। सो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो बोल्ट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ है। सो VDSB कैसे फाइंड करेंगे और VDPB कैसे फाइंड करेंगे। सो VDSB यानी कि डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट किसके इक्वल होती है, FUB बाय √3 इंटू गामा MB ब्रैकेट NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB ब्रैकेट क्लोज बीटा IG इंटू बीटा IJ इंटू बीटा PK, जहाँ पे FUB है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, गामा MB है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट, NN है नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन पासिंग थ्रो थ्रेडेड एरिया, NS है नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन पासिंग थ्रो नॉन थ्रेडेड एरिया। यहाँ पे NN और NS क्या होता है। सो ये हमारा बोल्ट है, ये हमारा थ्रेडेड एरिया है, ये हमारा नॉन थ्रेडेड एरिया है, राइट। सो IS कोड ये बोलता है NN और NS को कैसे लेंगे। अगर सिंगल शेयर का केस है तो हम ये मानते हैं एक प्लेन जो जाएगी वो थ्रेडेड एरिया से जाएगी। अगर सिंगल शेयर का केस है तो NN 1 हो जाएगा और NS 0 हो जाएगा, मीन्स जो प्लेन जाएगी वो थ्रेडेड पोर्शन से जाएगी अगर सिंगल शेयर है। नाउ अगर डबल शेयर का केस है तो जो प्लेन है वो एक थ्रेडेड एरिया से जाएगी और एक नॉन थ्रेडेड एरिया से जाएगी, तो NN भी 1 है, NS भी 1 है। और यहाँ पे ASB क्या होता है, एरिया ऑफ द शैंक ऑफ बोल्ट, शैंक ऑफ द बोल्ट का एरिया, ये एरिया, राइट। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर।
नाउ ए एंड बी क्या होता है, एरिया ऑफ द रूट ऑफ थ्रेड, ये थ्रेड का एरिया। सो ये जो थ्रेडिंग का एरिया होता है वो जनरली इससे कम होता है, तो ये 78% रिड्यूस हो जाता है। सो ये होता है 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी, मतलब कि 0.78 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू डी स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे जो बीटा आई जी, बीटा आई जे, बीटा पी के, ये रिडक्शन फैक्टर्स हैं। सो फर्स्ट रिडक्शन फैक्टर्स ड्यू टू लॉन्ग जॉइंट, यानी कि बी आई जे जो कि होता है 1.075 माइनस एल जे बाई 200 डी। सेकेंड है ड्यू टू लार्ज ग्रिप लेंथ, यानी कि बीटा आई जी, ये होता है 8D बाई 3D प्लस एल जी। और थर्ड है हमारा फॉर पैकिंग प्लेट, यानी कि बीटा पी के, ये होता है 1 माइनस 0.0125 टी पी के। सो जनरली हमको कभी भी लॉन्ग जॉइंट, लार्जर ग्रिप लेंथ और पैकिंग प्लेट को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हमने रिडक्शन फैक्टर अप्लाई किया है इन सब फैक्टर के लिए। सो उसके वजह से स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस हो जाती है। सो लॉन्ग जॉइंट हम कब बोलेंगे, ये लॉन्ग जॉइंट है जब एल जे हमारा ग्रेटर देन 15D होगा। और लार्ज ग्रिप लेंथ हम कब बोलेंगे, जब एल जी हमारा ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ डी होगा, राइट। और पैकिंग प्लेट यानी कि जब भी हमारी दो प्लेट्स जॉइंट हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे एक रिडक्शन है एरिया का, तो हमने एक एक्स्ट्रा पैकिंग प्लेट को प्रोवाइड किया है। सो इस तरीके से आप पैकिंग प्लेट जब प्रोवाइड की जाएगी, सो उस तरीके से हम रिडक्शन फैक्टर लेते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यानी कि VDPB। तो ये कैसे आता है, ये होता है 2.5 D इंटू टी इंटू FU बाय गामा MB इंटू KB, जहाँ पे D इंटू टी बियरिंग एरिया होता है, T हमारा थिकनेस होता है। जो थिकनेस है वो मिनिमम होता है किसके, कवर प्लेट की थिकनेस, और मेन प्लेट की थिकनेस से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होती है हमारी थिकनेस। और FU होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और KB जो है ये एक कांस्टेंट है जो कि मिनिमम होता है इन सब वैल्यूज़ की, जो मिनिमम वैल्यू आती है, मिनिमम ऑफ E/3D0 कॉमा P/3D0 माइनस 0.25 कॉमा FUB/FU कॉमा 1, जो मिनिमम आएगा वो होगा KB, जहाँ पे E जो है एंड डिस्टेंस है, D0 है ग्रॉस डायमीटर, P है पिच, FUB है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, FU है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। सो ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, देन जो मिनिमम आएगा वो KB होगा, KB को हम यहाँ पुट कर देंगे, और D इंटू टी बियरिंग एरिया है, FU को पुट कर देंगे, FU हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यानी कि VDPB। सो अगर हमारे पास एंड और एज डिस्टेंस नहीं गिवन है तो हम कैसे लेंगे एंड और एज डिस्टेंस क्राइटेरिया। सो अगर हैंड कट एलिमेंट है तो 1.7 टाइम्स ऑफ D0 होगा, अगर मशीन कट एलिमेंट है तो होगा 1.5 टाइम्स ऑफ D0। सो हमने अभी डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड की, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ फाइंड की। सो इन दोनों की जो मिनिमम स्ट्रेंथ आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, वो कहलाएगी हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट। सो बोल्ट को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला है, अगर हम बोल्ट को एक ही लाइन में प्लेस कर देंगे या रिवेट्स को, तो वो कहलाता है हमारा चेन बोल्टिंग या रिवेटिंग। सो ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, सो ये हमारा चेन बोल्टिंग। नाउ अगर हम जिगजैग पोर्शन में बोल्ट को प्लेस करेंगे, यानी कि इस तरीके से, तो ये कहलाता है स्टैगर्ड बोल्टिंग और रिवेटिंग। नाउ जब हम बोल्ट को इस तरीके से प्लेस करेंगे डायमंड के फॉर्म में, तो ये कहलाता है डायमंड रिवेटिंग, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे बोल्ट है, और यहाँ पे ये हमारा जो सेक्शन है सिमेट्रिकल है दोनों साइड में। सो इसमें जब से ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव होती है, और ये मोस्ट इफिशिएंट अरेंजमेंट होता है। सो जब भी हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा पड़ेगी तो हम डायमंड रिवेटिंग से हम बोल्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमको रिवेट की स्ट्रेंथ देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, तो रिवेट की स्ट्रेंथ देखी जाती है रिवेट वैल्यू के द्वारा। सो ये होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जो कि देखी जाती है रिवेट वैल्यू के थ्रू। ये होती है मिनिमम ऑफ, जो हमारी वैल्यू आएगी शेयरिंग और बियरिंग में, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग और बियरिंग, वो होती है रिवेट वैल्यू। ये शो करती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट को, राइट। सो मिनिमम ऑफ PS और PB, जहाँ पे PS जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है शेयर में, और PB जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट है बियरिंग में। PS कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया।
सो पी एस आ जाएगा n इंटू पाई बाय 4 डी डैश स्क्वायर इंटू सिग्मा एस। जहाँ पे सिंगल शेयर है तो n1 लेंगे, डबल शेयर का केस है तो n2 लेंगे, और सिग्मा एस है हमारा अवेलेबल शेयर स्ट्रेस, और डी डैश है हमारा ग्रॉस डायमीटर। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पी बी, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बियरिंग में। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बियरिंग एरिया इंटू स्ट्रेस के। सो बियरिंग एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, डी डैश इंटू टी इंटू स्ट्रेस सिग्मा बी आर। सो सिग्मा बी आर यहाँ पे अलाउएबल बियरिंग रेजिस्टेंस है, डी डैश ग्रॉस डायमीटर है, टी जो है वो मिनिमम थिकनेस है। मिनिमम थिकनेस किसकी, सम ऑफ टू कवर प्लेट्स या मेन प्लेट, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी टी हो जाएगी। सो इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी शेयर और बियरिंग की, वो हमारी रिवेट वैल्यू हो जाएगी। ये डिनोट करेगी हमारी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट को। सो बियरिंग यानी बोल्ट अपने बॉडी में कितना स्ट्रेस ले रहा है, वो कहलाता है हमारा बियरिंग एरिया। नाउ अगर हमको प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ देखनी है तो कैसे देखेंगे, ये हमारा प्लेट है, इसमें टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है T, ये हमारा होल है, इसका ग्रॉस डायमीटर D0 है, और ये विड्थ ऑफ द प्लेट है B, थिकनेस ऑफ द प्लेट है T। सो नेट जो हमारा एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, विड्थ कितना हो जाएगा B माइनस n टाइम्स ऑफ जितने होल्स हैं वो इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, ये हो जाएगा एरिया इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा AT, जो भी यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई होगा। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा टेंसाइल, सो ये आ जाएगा हमारा टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया आ जाएगा हमारा टेंसाइल फोर्स। नाउ अब हम जॉइंट की एफिशिएंसी कैसे देखेंगे, जॉइंट एफिशिएंसी हो जाएगी मिनिमम ऑफ आरवी और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट रिवेट वैल्यू, मतलब बोल्ट की जो वैल्यू है वो बोल्ट की ताकत और प्लेट की जो ताकत है उसमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो बाय जितना आपका सॉलिड प्लेट है वो। सो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। सो वो कहलाएगी हमारी जॉइंट एफिशिएंसी। और जॉइंट एफिशिएंसी को हम एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं। सो ये है इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ ग्रॉस प्लेट। सो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसेंट्रिक कनेक्शन। सो इसमें जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। मान लेते हैं ये आपका गजेट प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेट लगाई गई है और यहाँ पे डिफरेंट बोल्ट्स हैं। सो ये बोल्ट का कनेक्शन है और यहाँ पे लोड अप्लाई किया गया है कॉर्नर में। सो ये लोड का लाइन ऑफ एक्शन है। सो ये बोल्ट ग्रुप है हमारा। सो इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा बीच से। सो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा एसेंट्रिसिटी ई। सो ये कहलाता है हमारा एसेंट्रिक कनेक्शंस। सो यहाँ पे जब भी इस तरीके का कनेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके के फोर्स एक्ट करेंगे हर एक बोल्ट में। एक है हमारा डायरेक्ट फोर्स और एक है हमारा टॉर्शनल फोर्स। सो ये डायरेक्ट फोर्स FD सब बोल्ट में सेम अप्लाई होगा इस तरीके से। नेक्स्ट ये हमारा रेडियल डिस्टेंस, सेंट्रॉइड से जो भी डिस्टेंस होगा हर एक बोल्ट का वो है हमारा रेडियल डिस्टेंस, दैट इज R। इस जो डिस्टेंस है रेडियल डिस्टेंस से जो भी परपेंडिकुलर फोर्स जाएगा वो हमारा टॉर्शनल फोर्स होगा FT। सो ये रेडियल डिस्टेंस का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये तो ये FT हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया FT, ये हो गया FT। सो ये हो गया FT। सो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा, राइट। सो टॉर्शनल, सो यहाँ पे हम डायरेक्ट शेयर कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा लोड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स। सो कितने लोड अप्लाई किया गया है बाय कितने बोल्ट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ से डायरेक्ट शेयर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉर्शनल फोर्स वो कैसे आ जाएगा, P इंटू ई इंटू RI रेडियल डिस्टेंस बाय समेशन ऑफ R स्क्वायर, राइट। सो अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, रूट ओवर FD स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FD इंटू FT इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सो रिजल्टेंट फोर्स हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। FD जो है वो डायरेक्ट शेयर है, FT जो है हमारा टॉर्शनल फोर्स है। नाउ यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो लेस देन आना चाहिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के। सो ये अगर लेस आता है तभी हम बोल सकते हैं कि ये ओके है, अदरवाइज बोल्ट फेल हो सकता है। सो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है दैट इज मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट्स का। नाउ ये मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट क्या होते हैं, सो देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई बोल्ट ग्रुप है आपके पास 1 2 3 4 5 6। सो इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, ये 6 बोल्ट ग्रुप का ये इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है P। सो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, मान लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला है
बोल्ट क्लोजेस्ट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 1 2 3, वो हमारे क्रिटिकल बोल्ट कहलाएंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस फोर्स के पास कौन से हैं 1 2 3, तो ये क्रिटिकल बोल्ट होंगे। सेकेंड हमारा ये क्राइटेरिया है कि जो रेडियल डिस्टेंस है जो जिसकी ज़्यादा होगी वो कंसिडर किया जाएगा। सो 1 में ये है, 2 में ये डिस्टेंस है, 3 में ये, तो ज़्यादा किस में है, 2 में ये पास है, 1 और 3 में ज़्यादा है। सो बोल्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ बोल्ट ग्रुप, सो ज़्यादा किसके हैं 1 और 3, तो ये हो जाएगा क्रिटिकल बोल्ट। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक एफ और एक एफ डायरेक्ट फोर्स और एक टॉर्शनल फोर्स। सो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होगा, तो जहाँ पे ये एंगल मिनिमम होगा तो वो हमारा क्रिटिकल बोल्ट होगा। तो थर्ड क्राइटेरिया है एंगल बिटवीन एफ एंड एफ इज मिनिमम। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 और 3 आया था, सो एंगल मिनिमम किस में है, 1 में सबसे मिनिमम आएगा एंगल। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 जो बोल्ट है, बोल्ट नंबर 1 क्रिटिकल बोल्ट है, देयरफॉर 1 इज क्रिटिकल हियर। सो पर्पस क्या है क्रिटिकल बोल्ट को फाइंड करने का, मीन्स अगर हमने इस बोल्ट को बचा लिया तो हम बाकी बोल्ट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट है पायरिंग फोर्सेस का। सो मान लेते हैं ये अगर आपकी रिजिड प्लेट है, तो यहाँ पे अगर हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जॉइंट है हमारा बोल्ट से, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, सो टी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। सो यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा अगर रिजिड प्लेट है। मान लेते हैं ये अगर फ्लेक्सिबल प्लेट हो जाएगी, सो ये इस तरीके से ये डिफॉर्म हो जाएगी, इस तरीके से ये बेंड हो जाएगा। सो क्या होगा, उस वजह से यहाँ पे एक लोड का ट्रांसफ़र होगा, क्यू ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे 2T, तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे आता है वो कहलाता है पायरिंग फोर्स। सो इट इज़ द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो एडिशनल फोर्स ये कैरी कर लेता है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, वो कहलाता है पायरिंग फोर्सेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेल्डेड कनेक्शन। सो वेल्डेड कनेक्शन में क्या करते हैं, हम वेल्डिंग के थ्रू मटेरियल्स को ज्वाइन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो मटेरियल है, उसको हम गर्म करेंगे, देन उसको हम एक साथ ला के ज्वाइंट करेंगे, एक मेटलर्जिकल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा उन दोनों के बीच, फिर वो ठंडा हो जाएगा तो वो ज्वाइंट हो जाएंगे, तो वो जो कनेक्शन कहलाता है वो हमारा वेल्डेड कनेक्शन होता है। So welding consists of joining two pieces of metal by establishing a metallurgical bond between them. The elements to be connected are brought closer and the metal is melted by means of electric arc or oxyacetylene flame along with weld rod which add metal to the joint. After cooling, the bond is established between the two elements. So cooling के बाद एक bond establish हो जाएगा दो elements के बीच। Now welded connections कितने types के होते हैं? फर्स्ट है हमारा बट वेल्ड, जिसको ग्रुप वेल्ड भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा फिलेट वेल्ड। थर्ड होता है हमारा प्लग वेल्ड। फोर्थ होता है हमारा स्लॉट वेल्ड। नाउ बट वेल्ड कैसा होता है, मीन्स ये दो प्लेट हैं आपके। सो अगर हमको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हम वेल्डिंग करके मटेरियल डालेंगे। सो ये मटेरियल 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS कोड। सो जब ये पूरा फिल होता है तो ये कहलाता है कंप्लीट पेनिट्रेशन, और अगर ये आधा फिल होता है तो वो होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, राइट। सो ये होता है बट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में क्या होता है, ये हमारा प्लेट है, सो इस तरीके से जब हम इसकी वेल्डिंग करते हैं यहाँ पे, सो ये कहलाता है हमारा फिलेट वेल्ड। सो इस लेग में मान लेते हैं ये S1 है वेल्डिंग, S2 है। सो ये हमारा फिलेट जब इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे, सो ये होती है हमारी थ्रोट थिकनेस यानी कि TT, और ये हमारा रूट ऑफ द थ्रेड होता है ये, और ये होती है थ्रोट थिकनेस। सो जो फिलेट वेल्ड होता है वो गवर्न किया जाता है शेयरिंग ऑफ द थ्रोट एरिया, जो थ्रोट एरिया का शेयरिंग होता है उसके द्वारा गवर्न किया जाता है फिलेट वेल्ड। नाउ जो फिलेट वेल्ड होता है हम इसको दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड और एक होता है कॉनकेव फिलेट वेल्ड। ये इस तरीके से, ये कहलाता है कॉन्वेक्स फिलेट वेल्ड, और एक होता है कॉनकेव फिलेट वेल्ड इस तरीके से। सो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी थ्रोट थिकनेस ज़्यादा होती है, तो थ्रोट एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। सो स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है और इसकी स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि इसकी थ्रोट थिकनेस कम होती है। सो इस तरीके से हम फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ अगर स्ट्रेंथ की बात करें हम, बेसिकली तो इसमें ज़्यादा होगी, लेकिन अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आएंगे वो ज़्यादा आने लगेंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है कॉन्वेक्स के केस में। और कॉनकेव के केस में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आते हैं तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लग वेल्ड।
सो मान लेते हैं ये आपकी प्लेट है, ये आपकी गजेट प्लेट है और ये होल है, राइट। सो इस होल में जब हम मटेरियल फिल कर देंगे ताकि स्ट्रेस जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो, मीन्स ये अगर होल रहेगा और अगर हम वेल्डिंग नहीं करते हैं तो स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इस वजह से हम यहाँ पे भी मटेरियल का जब फिलिंग कर देते हैं तो ये कहलाता है प्लग वेल्ड। जब वेल्ड मटेरियल को कम्प्लीटली हम फिल करते हैं होल में तो वो कहलाता है हमारा प्लग वेल्ड। नाउ स्लॉट वेल्डिंग में क्या होता है, जब वेल्डिंग हम फेरी फेरी में करते हैं, मीन्स इस तरीके से आपकी प्लेट है और ये गजेट प्लेट है, राइट। सो ये आपका होल है। सो जब हम इस ऊपर सरफेस में सिर्फ वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग इज डन अलोंग द पेरीफेरी, तो इसको हम स्लॉट बोलते हैं, इसको हम प्लग बोलते हैं। हम पूरा यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। और स्लॉट वेल्डिंग कब करते हैं हम, जब वेल्डिंग लेंथ जब हमारी कम होती है तब हम स्लॉट वेल्डिंग करते हैं। मीन्स ये अगर हमारी प्लेट की लेंथ कम है तभी भी हम स्लॉट वेल्डिंग करते हैं, राइट, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड। सो बट वेल्ड की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। सो डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड जो है वो गवर्न की जाती है यील्डिंग के द्वारा। सो स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया। सो स्ट्रेस क्या हो जाएगा Fy, एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इनटू थिकनेस, लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थिकनेस ऑफ वेल्ड बाय गामा mw पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। यहाँ पे Lw है लेंथ ऑफ वेल्ड और Te होता है इफेक्टिव थिकनेस। और इफेक्टिव थिकनेस यानी कि क्या होता है, थिकनेस ऑफ कॉमन वेल्ड। मीन्स ये हमारा बट वेल्ड, इस तरीके से हम ज्वाइन करते हैं बट वेल्ड में। सो Te होता है हमारा इफेक्टिव थिकनेस यानी कि थिकनेस ऑफ कॉमन वेल्ड। सो कॉमन वेल्डिंग में जो थिकनेस है, मीन्स ये दो प्लेट है, अगर इनकी थिकनेस सेम है तो कॉमन वेल्ड की थिकनेस क्या हो जाएगी, इफेक्टिव थिकनेस हो जाएगी T हमारी। नाउ केस 2 में अगर थिकनेस अलग अलग है तो कॉमन वेल्डिंग कितनी होगी, इतने पोर्शन में होगी। इन दोनों के केस में इतना पोर्शन रह जाएगा तो Te किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, T2 के इक्वल। नाउ केस 3 है हमारा, अगर वेल्डिंग आधी हुई है और थिकनेस सेम है तो कॉमन वेल्ड कितना हो पाया है, सिर्फ इतना हो पाया है T डैश, तो इफेक्टिव थिकनेस हो जाएगी T डैश। नाउ फोर्थ केस क्या है हमारा, अगर थिकनेस अलग अलग है और वेल्डिंग सिर्फ इतने से पोर्शन में हुई है तो इफेक्टिव थिकनेस हो जाएगी थिकनेस ऑफ कॉमन वेल्ड विच इज 5/8 टाइम्स ऑफ T2, राइट। सो इस तरीके से हम इफेक्टिव थिकनेस फाइंड करेंगे जो कि होती है थिकनेस ऑफ कॉमन वेल्ड के केस में। जितनी कॉमन वेल्डिंग की हुई है दोनों प्लेट्स के बीच में वो होती है इफेक्टिव थिकनेस। और Lw होता है हमारा लेंथ ऑफ वेल्ड। स्ट्रेंथ हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस यानी Fy, एरिया यानी कि लेंथ इनटू थिकनेस। नेक्स्ट है हमारा फिलेट वेल्ड। सो फिलेट वेल्ड में हम जो मिनिमम साइज होती है फिलेट वेल्ड की वो जनरली 3 mm होती है और वो डिपेंड करती है हमारे थिकर प्लेट की थिकनेस पे, राइट। सो ये हमारी मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितनी होनी चाहिए। नाउ मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कैसे आती है, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर स्क्वायर एज है हमारा, ये दो प्लेट है, सो इस तरीके से अगर हमने इनको ज्वाइन किया फिलेट वेल्ड के थ्रू और थिकनेस है इसकी T1 इसकी T2, ये फिलेट वेल्ड है, तो इसकी मैक्सिमम साइज हो जाएगी फिलेट वेल्ड की T1 - 1.5। यहाँ पे T1 है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो पतली वाली प्लेट है उसकी थिकनेस। सो ये आ जाएगा मैक्सिमम साइज। अगर राउंड एज है तो इस तरीके से ये हमारा वेल्डिंग की हुई है तो ये जो एज है ये राउंड है, तो इसकी जो मैक्सिमम साइज है वेल्ड की वो हो जाएगी 3/4 टाइम्स ऑफ T। यहाँ पे T जो थिकनेस है वो नीचे का एरिया है, राउंड एज का थिकनेस है। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। सो मिनिमम साइज कैसे होती है, ये डिपेंड करती है हमारी थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पे। जो थिकर प्लेट की थिकनेस है उस पर डिपेंड करेगी फिलेट वेल्ड की मिनिमम साइज। सो अगर लेस देन 10 mm है तो मिनिमम साइज होती है 3 mm, अगर 10 to 20 mm है तो 5 mm, अगर 20 to 32 mm है तो मिनिमम साइज 6 mm, अगर 32 to 50 mm है तो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड हो जाएगी 8 mm फॉर फर्स्ट रन और 10 mm फॉर सेकेंड रन। नाउ नोट है हमारा, मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट एक्सीड द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट बीइंग जॉइंटेड। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। सो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो है वो TT वो किसके इक्वल होती है, K × S के, जहाँ पे S जो है हमारा वेल्ड साइज होता है जो अभी हमने फाइंड किया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू,
और के जो है वो कांस्टेंट होता है। ये डिपेंड करता है एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस, फ्यूजन फेसेस के बीच एंगल कितना फॉर्म्ड हो रहा है। सो उस अकॉर्डिंग के की वैल्यू होती है। सो अगर एंगल है हमारा 60 to 90 डिग्री तो कांस्टेंट होता है 0.7। अगर एंगल है 91 डिग्री टू 100 डिग्री तो कांस्टेंट होता है 0.65। अगर एंगल है 101 to 106 तो कांस्टेंट होता है 0.6। अगर एंगल है 107 to 113 तो कांस्टेंट होता है 0.55। अगर एंगल है हमारा 114 to 120 तो कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 0.5। सो थ्रोट थिकनेस आती है के इंटू एस से। के कांस्टेंट है, डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस पे, और एस हमारा वेल्ड साइज होता है। सो यहाँ से हमको ये पता पड़ सकता है कि जो मिनिमम एंगल होता है वो 60 होता है और मैक्सिमम जो है वो 120 होता है फिलेट वेल्ड के केस में। इससे कम एंगल नहीं होगा और इससे ज़्यादा एंगल नहीं होता है। सो एंगल मिनिमम 60 क्यों होना चाहिए? सो मान लेते हैं ये आपका एंगल है। सो यहाँ पे अगर हम वेल्डिंग करते हैं और अगर एंगल 60 डिग्री से कम है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर वेल्डिंग यहाँ जा नहीं पाएगी। इस वजह से हम इसको 60 से कम नहीं लेते, क्योंकि यहाँ जब वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा। इस वजह से एंगल 60 से कम नहीं होना चाहिए। और एंगल अगर 120 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ये एंगल 120 से ज़्यादा है तो जो वेल्डिंग होगी उसमें क्या होगा, स्लिपिंग होगा। तो स्लिपेज ऑफ कनेक्शन की वजह से भी हम एंगल को 120 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। सो एंगल जनरली 60 to 120 के बीच में ही होता है फिलेट वेल्ड के केस में। नेक्स्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट है मिनिमम एंड रिटर्न और ओवरलैप का। सो अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो आईएस कोड ये बोलता है अगर हम यहाँ तक वेल्डिंग किए हैं, सो इस तरीके से अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो वो आईएस कोड बोलता है यहाँ पे भी थोड़ी सी वेल्डिंग प्रोवाइड कर दूँ, और यहाँ अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़ी सी और कर दूँ। तो ये होता है 2 times ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। सो एंड रिटर्न होता है 2s के इक्वल। और अगर हम ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप कितना करना चाहिए? तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ओवरलैप शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम ऑफ 4t और 40 mm। यहाँ पे t जो है वो थिकनेस है थिनर प्लेट का, उससे कम नहीं होना चाहिए ओवरलैपिंग। सो ये मिनिमम वैल्यू है। नाउ नेक्स्ट अगर हमको डिज़ाइन स्ट्रेंथ देखनी है फिलेट वेल्ड की तो हम कैसे देखेंगे? स्ट्रेस इनटू एरिया। सो स्ट्रेस हो जाएगा Fy और एरिया क्या हो जाएगा? Lw लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू Tt थ्रोट थिकनेस। यहाँ पे Fy है यील्ड स्ट्रेस और गामा Mw क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड मटेरियल। थ्रोट थिकनेस होती है K इंटू एस के इक्वल। और जनरली जो हमारा फिलेट वेल्ड है वो शेयर में फेल होता है, इसीलिए यहाँ पे √3 आएगा। शॉप वेल्डेड होगा तो 1.25, फील्ड वेल्डेड होगा तो 1.5। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड। सो इंटरमीडिएट यानी कि कंटिन्यू हम फिलेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, गैप छोड़ के हम वेल्डिंग कर रहे हैं, फिलेट वेल्ड कर रहे हैं। सो जैसा हमारा रिवेट में रहता है वैसे ही यहाँ पे रहेगा। सो टेंशन में इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 16t और 200 mm डिस्टेंस, और कंप्रेशन के केस में शुड नॉट बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 12t और 200 mm। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन फॉर प्लग एंड स्लॉट वेल्ड। सो ये हमारा प्लग वेल्डिंग और स्लॉट वेल्डिंग हो गई इस तरीके से। सो इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ स्लॉट और डायमीटर ऑफ प्लग, वो किसके इक्वल? मैक्सिमम ऑफ 3t और 25 mm। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो होती है इसकी विड्थ ऑफ स्लॉट और डायमीटर ऑफ प्लग।